अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डाई मैग्नेटिज्म, जो हिंदी में प्रतिचुंबकत्व कहलाता है, या शुरू में इसको निगेटिव मैग्नेटिज्म कहा गया। ये सभी सब्सटेंसेज का कॉमन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिज्म का खोज तो बहुत पहले हो चुका था और लोगों के पास मैग्नेट था। मैग्नेट के फील्ड में अगर किसी ऑब्जेक्ट को लाते तो या तो वो अट्रैक्ट होता या ना अट्रैक्ट होता, ना रिपेल होता या रिपेल होता। तो सबसे पहले 1778 ईस्वी में ब्रुगमैन्स ने ये पाया कि अगर हम एक मैग्नेट को बिस्मथ की गोली के पास लाते हैं तो इसका नॉर्थ पोल लाएं तब भी भागता है, और साउथ पोल लाएं, इसका पोलरिटी उलट के लाएं तब भी भागता है। एंटी मनी भी ये व्यवहार शो करता है। तो यह जो मैग्नेट से दूर भागने का प्रॉपर्टी है, इसको निगेटिव मैग्नेटिज्म लोगों ने कहा, और अट्रैक्ट होने के प्रॉपर्टी को पॉजिटिव मैग्नेटिज्म कहते थे। तो उनकी खोज के बाद इसका उस समय डाई मैग्नेटिज्म नाम नहीं पड़ा था। 1845 ईस्वी में फैराडे ने वो सारे एक्सपेरिमेंट्स फिर से दोहराए और उन्होंने ही ये वर्ड डिजाइन किया, डाई मैग्नेटिज्म। डाई मैग्नेटिज्म क्या है? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी सब्सटेंस को लाए तो वह सब्सटेंस वीकर रीजन ऑफ फील्ड में भागता है। यह प्रॉपर्टी ही डाई मैग्नेटिज्म फेनोमेनोलॉजिकली कहलाता है। घटना के क्रम में डिफाइन करेंगे किस घटना को डाई मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो सब्सटेंस के वीकर मैग्नेटिक फील्ड में भागने की घटना सब्सटेंस का एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं डाई मैग्नेटिज्म। और यह डाई मैग्नेटिज्म कैसे एराइज करता है, और मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज में पाया जाता है, लेकिन दूसरे स्ट्रॉन्ग प्रभावों के कारण वो ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। जैसे अगर पैरामैग्नेटिज्म है तो पैरामैग्नेटिज्म इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि डाई मैग्नेटिज्म उसके अंदर छिप जाता है। डाई मैग्नेटिज्म एक स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और अगर फेरोमैग्नेटिज्म है तो उसमें भी डाई मैग्नेटिज्म खो जाता है। तो इट इज मास्क्ड बाय स्ट्रॉन्गर इफेक्ट्स एंड इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। तो ये एक वीक टेंडेंसी है सब्सटेंसेज का कि वो मैग्नेटिक फील्ड के वीकर पार्ट की तरफ भागते हैं। इस प्रॉपर्टी को लोगों ने स्टडी किया और किस हद तक वो वीकर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, इसका मेजरमेंट भी एक क्वांटिटी से होता है जिसको कहा जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है तो इसका अर्थ है कि वो थोड़ा ही फील्ड लगाने पर ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, और अगर कम है मैग्नीट्यूड में तो इसका अर्थ है कि ज़्यादा फील्ड लगाने पर वो थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो रहा है। साथ में ससेप्टिबिलिटी का एक साइन भी होता है, प्लस या माइनस साइन होता है। तो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज में यह साइन पॉजिटिव होता है, जो बताता है कि जिधर हमने फील्ड लगाया उसी डायरेक्शन में उसमें मैग्नेटाइजेशन भी प्रोड्यूस हुआ। डाइपोल मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर माना जाता है पोल के टर्म्स में, और अगर करंट्स के टर्म में डिफाइन करें तो उसमें राइट हैंड रूल से उसका डायरेक्शन डिसाइड होता है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड में अगर सब्सटेंस को रखें और उसका मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का वही डायरेक्शन है जो अप्लाइड फील्ड का है, तब इस हालत में ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव मानी जाती है। और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो ससेप्टिबिलिटी निगेटिव मानी जाती है। तो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेज का ससेप्टिबिलिटी स्मॉल मैग्नीट्यूड में है और साइन में निगेटिव है, यानी ये उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, इसलिए लोग कहते थे कि इसमें निगेटिव मैग्नेटिज्म है। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करती है मेटल्स के लिए, और अगर सेमीकंडक्टिंग सिस्टम है तो उसमें वो थोड़ी चेंज करती है, क्योंकि वहाँ पर चार्ज कैरियर्स की संख्या बदल जाती है। तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए, इन सारे प्रॉपर्टीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए 1905 ईस्वी में लेंजेविन ने ये थ्योरी दिया था, जिसको कहते हैं आजकल
क्लासिकल थ्योरी ऑफ डाईमैग्नेटिज्म और लेंजेविन्स क्लासिकल थ्योरी ऑफ डाईमैग्नेटिज्म या सिंपली लेंजेविन थ्योरी ऑफ डाईमैग्नेटिज्म। तो उन्होंने जो थ्योरी दिया था 1905 में, तो उस समय इलेक्ट्रॉन के स्पिन का कंसेप्ट नहीं था और न ही क्वांटम मैकेनिक्स का उतना विकास हुआ था, अभी वो जन्म ही ले रहा था। इसलिए उस समय के लिए यह थ्योरी जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज थी उसी के अनुरूप थी और आजकल के संदर्भ में इसको कहा जाता है क्लासिकल। जैसे कोई आदमी व्हीकल खरीदता है तो अपने ज़माने का अच्छा ही व्हीकल खरीदता है, लेकिन उसके पोते पड़पोते हो जाते हैं तब उस व्हीकल को कहते हैं कि ये ओल्ड मॉडल का व्हीकल है, तो उनके एज के अनुसार वो ओल्ड मॉडल हो गया। उसी तरह से ये लेंजेविन का जो थ्योरी है उस जमाने में अच्छी थ्योरी थी और इसके रिजल्ट आज के थ्योरी से काफ़ी मैच करते हैं, तो इसलिए आज के रेस्पेक्ट में इसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें कोई क्वांटम थ्योरी यूज नहीं हुआ है, इसलिए इसका नाम है क्लासिकल थ्योरी। अब हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। लेंजेविन ने जो थ्योरी दिया उसमें सबसे पहले उन्होंने एज्यूम किया कि ये जो डाईमैग्नेटिज्म जिस सब्सटेंस में ऑब्जर्व हो रहा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स सर्कल में दौड़ रहे हैं। तो पहला एजम्पशन यही था कि इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर सर्कल में दौड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का ऑलरेडी डिस्कवरी हो चुका था। और सर्कल में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उन सर्कल्स का प्लेन ऑफ द सर्कल किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसे है तो किसी दूसरे के लिए ऐसे है, किसी तीसरे के लिए ऐसे। तो प्लेन ऑफ ऑर्बिट, प्लेन ऑफ सर्कल का ओरिएंटेशन रैंडम है, इट इज नॉट स्पेसिफाइड। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन सर्कल्स हैविंग ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशंस। और आप जानते हैं कि अगर ये एक ऑर्बिट है और इसमें चार्ज पार्टिकल चल रहा है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जाएगा, अगर इसकी वेलोसिटी ऐसे है तो इक्विवेलेंट करंट इसमें ऐसे बनता है और इक्विवेलेंट करंट के कारण ये करंट लूप की तरह बिहेव करेगा। और करंट लूप में उसके करंट से और एरिया से मल्टीप्लाई करें तो एक मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन होता है राइट हैंड रूल से, जो अभी हम लोग बोले थे कि डिफाइन करेंगे, वो यही चीज़ है कि अगर कोई करंट लूप है तो करंट के सेंस में इस फिंगर को कर्ल करें और राइट हैंड के फिंगर को और थंब की ओर एक वेक्टर लें तो वह वेक्टर कहलाता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो वेक्टर है वो बाहर की ओर डायरेक्टेड है, आउटवर्ड प्लेन के नॉर्मल। तो ऐसे ऐसे अगर बहुत सारे नॉर्मल वेक्टर्स, कोई इस प्लेन में है, कोई इस प्लेन में है, कोई इस प्लेन में है, तो वेरियस डायरेक्शन में m वेक्टर्स होंगे और रैंडम वेक्टर्स का सम 0 हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं सिमेट्रिक एटम, कि अगर कोई बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली ओरिएंटेड हैं और एटम के अंदर कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, इट हैज नो डाइपोल मोमेंट एट एटॉमिक लेवल। तो एटम की जगह उस समय ये रैंडम ओरिएंटेशन था, हैविंग ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशंस, इसलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 था। और दूसरा ये था कि जब हम लोग फील्ड अप्लाई करते हैं तो ऑर्बिट का जो रेडियस है वो चेंज नहीं करता है, ये दूसरा पोस्टुलेट था। व्हेन फील्ड इज अप्लाइड, मैग्नेटिक फील्ड, the radius of orbit does not change. और रेडियस ऑफ ऑर्बिट नहीं चेंज कर रहा है, लेकिन उन्होंने एज्यूम किया था कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, फ्लक्स चेंज टेक्स प्लेस। इनके पहले लेंजेविन से पहले लार्बर नाम के
एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को इलिप्टिक ऑर्बिट में चलता हुआ इमेजिन किया था। और उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो इलिप्टिक ऑर्बिट से प्रिसेस करते हैं फील्ड के अराउंड, और उससे जो प्रिसेस का फ्रीक्वेंसी होता था उसको कहा गया लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो उस फार्मूला को ही यूज करके हम लोग लेंजेविन्स के फार्मूला तक पहुंचते हैं। हम लोग करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज, ऑर्बिट के एसोसिएटेड फ्लक्स का चेंज देखेंगे और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और उससे हम लोग मैकेनिज्म तक पहुंचेंगे कैसे फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। ये इसको कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स चेंज टेक्स प्लेस, और इस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से फ्लक्स चेंज करता है। थर्ड एजम्पशन हम लोग ये करेंगे कि इसके ऊपर जो मैकेनिक्स यूजफुल होगा वो न्यूटनियन मैकेनिक्स यूजफुल होगा। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा रोटेशनल मैकेनिक्स में लगाते हैं, या न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं, फोर्स इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी। तो ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स कहलाता है। क्लासिकल मैकेनिक्स इज ओबेड बाई इलेक्ट्रॉन्स। These are assumptions। कभी कभी ये होता है कि हम लोग सही नतीजे पर पहुंच जाते हैं गलत थ्योरी बना के भी। तो आज के थ्योरी के अनुसार वही रिजल्ट आता है जो लैंजविन ने इन थ्योरीज से फाइंड आउट किया था। आज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लासिकल मैकेनिक्स को भी नहीं करता है, और उसके लिए अलग से क्वांटम मैकेनिक्स है। लेकिन उस समय का क्वांटम मैकेनिक्स जिस समय नहीं था, उस समय की ये थ्योरी है, उस समय यही थ्योरी काम में आ रही थी। यूजिंग दोज पोस्टुलेट्स, now we shall formulate susceptibility of diamagnetic substances. Susceptibility is the ratio of two quantities, magnetization and magnetic field. These are two quantities. Susceptibility is defined as ratio of magnetization and magnetic field intensity. Its symbol is X-like symbol. It is called chi. Chi is m by h. H is for magnetic field intensity, और m is for magnetization। और दूसरा इसका भी नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो दो तरह का फील्ड हुआ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी इसको बोलते हैं, जो बाहर से लगाया गया, और दूसरा है मैग्नेटाइजेशन, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, फील्ड के कारण जो प्रोड्यूस हुआ वह मैग्नेटाइजेशन। तो ये यूजुअली लिखा जाता है कि m इज प्रोपोर्शनल टू h एंड m इज chi h। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दे आर नॉट प्रोपोर्शनल, लेकिन हम लोग काई उस रेस्पेक्ट में भी डिफाइन करते हैं। इसलिए जनरली हम लोग डिफाइन करते हैं कि काई इज रेशियो ऑफ m एंड h। नाउ वी शैल फाइंड आउट दीज टू क्वांटिटीज। h है बाहर से लगाया हुआ फील्ड, और m है मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड इन द सब्सटेंस। तो मान लें कि इस मॉडल के अनुसार ये एक सर्कल है, ये सर्कल है, और इसमें एक चार्ज है q। सर्कल का ये रेडियस है, XY प्लेन में सर्कल है, और ये Z एक्सिस। इस सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस प्लेन में सर्कल है XY प्लेन में, इसका रेडियस r है, और चार्ज q जा रहा है। इस पर मान लीजिए कि v स्पीड है इसका। अब इस डायरेक्शन में इसका एंगुलर वेलोसिटी अबाउट z एक्सिस v बाई r, ये हो जाएगा, इट हैज सम एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको यूज करके हम लोग इसको एक करंट के लूप के इक्विवेलेंट मानकर और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस लूप का लिख सकते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि लेट अ चार्ज q, बाद में q की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख देंगे -e, चार्ज q मूव
in orbit of radius r with angular velocity omega z about the axis z of the orbit. z एक्सिस है, z एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट, इसके अराउंड ये घूम रहा है। अगर हम लोग ऐसे राइट हैंड रूल लगाएं तो ऐसे इसका मोशन हो रहा है। थंब ऊपर की ओर जाएगा और फिंगर चार्ज के चलने के सेंस में मोड़ा गया है। ये थंब हो गया, ऐसे मोड़ा गया है। तो इसी सेंस में इसका डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा। इसको हम लोग स्मॉल m कह सकते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द लूप वो थंब के अलोंग होता है और करंट होगा इसके अलोंग q डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, क्योंकि एक पॉइंट से यही q बार बढ़ जा रहा है। तो यहाँ जो ऑब्जर्वर है उसको लगेगा कि एक टाइम पीरियड में एक q पास किया, फिर एक टाइम पीरियड में q पास किया, तो t टाइम में q चार्ज पास करता नजर आएगा। तो इक्विवेलेंट करंट विल बी q डिवाइडेड बाई time period is 2 pi by angular velocity. This will be current and multiply it by area. Then this is magnetic dipole moment of the current loop. और ये जो है r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है, ये z एक्सिस के साथ इसका ये डायरेक्शन है। ये m हम लिख देते हैं यहाँ पर। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के मास के लिए भी हम लिखते हैं, लोग लिख रहे हैं m इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिंगल चार्ज मूविंग फास्ट इन द लूप। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब ये ओमेगा ऊपर आ जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी हाफ q r स्क्वायर ओमेगा z। Now we shall consider average value। अगर हम एक चार्ज लेते हैं तब इतना आता है, अगर इसमें दो चार्ज हो, तीन चार्ज हो, चार चार्ज हो, जेड चार्ज हो, तो इस तरह का जेड टर्म्स आएंगे। लेकिन जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में सबका ओरिएंटेशन अलग अलग होगा, इसलिए हम लोग आर स्क्वायर का एवरेज यूज करते हैं। तो दिस इज वन एक्सप्रेशन। अब ये जो सारे ओमेगा हैं इनका डायरेक्शन प्लेन ऑफ द ऑर्बिट रैंडम होने के कारण अलग अलग है, इसलिए इनके कारण पूरे एटम में कोई डाइपोल मोमेंट नेट नहीं है, क्योंकि दीज आर रैंडम। These are random dipoles producing no net atomic dipole moment। तो ये इंडिविजुअल लूप्स में मोमेंट है, लेकिन पूरे एटम में कोई इधर मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है। तो बाहरी फील्ड लगाने के पहले सभी डाइपोल मोमेंट्स का वेक्टर सम 0 है और इंडिविजुअल मोमेंट ये है। यूँ तो हम लोग लार्मर प्रिसिशन के फार्मूला से भी इस थ्योरी को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डेवलप करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यूज़ करके, जिसके अंदर आप जानते हैं कि अगर कोई लूप है और लूप से फ्लक्स चेंज करे तो उस लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। उस लूप लॉ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मान लिया कि ये लूप है और लूप में फ्लक्स बताने के लिए आपको बताना पड़ता है कि B.ds बताना पड़ता है, और इसका इंटीग्रल लेते हैं तब ये फ्लक्स कहलाता है। और ds का जो वेक्टर है वो इस लूप के नॉर्मल होता है। इसका रिलेशन होता है फैराडे का लॉ के अनुसार, अगर हम लोग लिखते हैं तो d∅ by dt, ये
EMF से कनेक्टेड होता है, और इसमें एक माइनस साइन लगता है, इसको हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे। डी फाई बाई डी टी का मतलब होगा कि डी बाई डी टी ऑफ फाई, तो यहाँ पर हम लोग माइनस साइन दें और इसका बी चेंज करने से ये चेंज करेगा, क्योंकि लूप का ओरिएंटेशन और एरिया फिक्स्ड है और इस इंटीग्रल को हम लोग ऐसे डालना है। सो दिस विल बी EMF इंड्यूस्ड, और EMF जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड का लाइन इंटीग्रल है, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन द लूप। तो एक लूप लेते हैं, लूप को ऐसे घेर देते हैं कि जहाँ से चले वहीं पहुँच गया, तो एक लूप हो गया। तब इसमें दो वेक्टर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, DS और DL। तो अगर हम DS का डायरेक्शन इधर की ओर लेते हैं राइट हैंड रूल से, अगर ये DS का डायरेक्शन है तो फिंगर जिधर घूम रही है उधर DL का डायरेक्शन लेते हैं, दोनों में यही कनेक्शन है। तो जब ऐसा आप सेलेक्ट कर लेते हैं तब इस लूप को बोलते हैं ओरिएंटेड लूप। तो लूप ओरिएंटेड हो गया फिगर में, जेड एक्सिस की ओर हमने DS ले लिया है और DL ऐसे आया। अब इसका इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट ले तो वो टेंजेंशियल E कहलाएगा, E टेंजेंशियल, और DL ये उसी डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लिए तो डॉट हट गया, क्लोज लूप। यहाँ पर ये जो वेक्टर में चेंज आ रहा है वो जेड एक्सिस के लाइन के अलोंग ही है, फिर हम लोग ऐसे ही लगाएंगे नॉर्मल, तो नॉर्मल फिर अप्लाई करेंगे, इसलिए इसका जेड कंपोनेंट का रिलेशन हो जाएगा dB जेड बाई dt ds। अब यहाँ पर हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि ये जो रेडियस है इतना छोटा है कि बीजेड वेक्टर उस रेडियस के हर छोटे से एरिया में हर पॉइंट पर सेम ही है, तो इसलिए उस हालत में ये क्वांटिटी जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। और ये सरफेस पर इंटीग्रल है तो कभी इसको दो इंटीग्रल साइन भी देते हैं सरफेस पर इंटीग्रल होने के कारण, और कोई इसका खास मीनिंग नहीं कि इंटीग्रेशन ओवर सरफेस। तो ये जब कांस्टेंट मानेंगे छोटा एरिया के लिए तब ये एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये dB जेड बाई डी टी विथ ए माइनस साइन, एंड इस साइड में ये ET इंटू 2 पाई आर। तो इसको सॉल्व करके और ET हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ET का मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये DL के ही डायरेक्शन में ऐसे ET हुआ। ET विल बी R and R कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, माइनस हाफ dB जेड बाई डी टी, एक आ रह जाएगा। दिस इज आवर सेकेंड रिलेशन which gives tangential electric field। यही टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर टेंजेंशियल फोर्स जनरेट करेगा, और उस फोर्स के कारण स्पीड बदलेगी, और स्पीड बदलने से ओमेगा बदल जाएगा। तो ऐसा हम लोग डेरिवेशन कर सकते हैं कि अगर जेड एक्सिस के अबाउट इस इलेक्ट्रिकल फोर्स का टॉर्क ले लें तो वह टॉर्क आई अल्फा के इक्वेट किया जा सकता है, और अल्फा होगा डी ओमेगा जेड बाई डी टी। तो उससे हम लोग ओमेगा में वेरिएशन तक पहुंच सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों का यही सिस्टम है, टेकिंग टॉर्क अराउंड जेड एक्सिस mr स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, और डी ओमेगा जेड बाई डी टी ये अल्फा हुआ, आई अल्फा इक्वल टू टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क है वो इसी फोर्स के कारण है। यह फोर्स है Q इंटू टी, क्यू ई टी, 4 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स हो जाता है। यह फोर्स टेंजेंशियल है, जेड एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो ये r से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो दिस इज द रिलेशनशिप यूजिंग टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अब इसमें हम देखते हैं कि एक r कैंसिल हो जा रहा है, सो वी कैन राइट डी ओमेगा जेड बाई डी टी एम आर इक्वल टू क्यू ई टी। अब इसको कंबाइन करते हैं, तो 2 और 3 को कंबाइन करते हैं यूजिंग 2 in 3
एम आर डी ओमेगा जेड अपॉन डी टी क्यू, और ई टी की जगह पर -1/2 डी बी जेड बाई डी टी आर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इधर भी आर कैंसिल हो गया और डी ओमेगा इज इक्वल टू -q/2m डी बी जेड। आर कैंसिल हो गया और m को इधर ले आए q/2m माइनस डी बी जेड। अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर दें, तो इधर इंटीग्रेट करेंगे तो शुरू में ओमेगा 0 नहीं है, तो इसलिए इधर लिखेंगे डेल्टा ओमेगा जेड, और इधर के इंटीग्रेशन में शुरू में कोई भी फील्ड नहीं लगाए और बाद में फाइनल भी फील्ड बीजेड है, तो इसलिए इसका इंटीग्रल हो जाएगा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, दैट विल बी बीजेड माइनस 0, और इधर हो जाएगा डेल्टा ओमेगा जेड। तो इस तरह दोनों तरफ इंटीग्रेट करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनमें क्या रिलेशनशिप है। अब इसके पहले हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट एक ऑर्बिट का निकाले थे, हाफ क्यू आर स्क्वायर ओमेगा जेड, हाफ क्यू आर स्क्वायर ओमेगा जेड एक ऑर्बिट का, और उसी ऑर्बिट के ओमेगा में यह चेंज आया है, तो यहाँ जब ये ओमेगा चेंज करेगा तो ये मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज करेगा। तो इसलिए अगर हम लोग यहाँ पर डेल्टा इसमें लगा दें तो ये हो गया कि मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ द फील्ड इन वन लूप, और ऐसे ऐसे बहुत सारे लूप्स होंगे, तो इसलिए आर स्क्वायर का एवरेज वैल्यू लिया जाता है। और मान लीजिए कि ये एक ऑर्बिट का हुआ और बहुत सारे ऑर्बिट के लिए हम लोग इसको सेलेक्ट करें और एवरेज वैल्यू ले लें, और जेड ऑर्बिट अगर है, जेड इलेक्ट्रॉन्स अगर जेड ऑर्बिट में चल रहे हैं तो एवरेज वैल्यू जेड का यहाँ पर लेते हैं। जेड बराबर हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम। तो एक एटम ये डायमैग्नेटिज्म में इतना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, जेड इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का कारण इतना मैग्नेटिक मोमेंट है तो जेड इलेक्ट्रॉन के कारण इतना होगा, और पूरे एटम के ऊपर इसका एवरेज लेना होगा। तो इसको एवरेज के लिए सिंबल देते हैं आर स्क्वायर का एवरेज। और अगर आप यूनिट वॉल्यूम में एन ऐसे ऐसे एटम्स माने तो उस एन से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। एन है नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये होल थिंग हो जाएगा डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसी की खोज में हम लोग चले थे। ये जो ऊपर वाला एम है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, जिसको मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक ऑर्बिट का मोमेंट निकाला, उस मोमेंट को जेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए जेड से गुना किया, और चूंकि सभी एटम के अंदर सभी ऑर्बिट्स सेम प्लेन में नहीं हैं, कोई इधर है कोई उधर है, तो उनका आर स्क्वायर का एवरेज रेडियस लिखा, और इसके बाद ये जूम किया कि यूनिट वॉल्यूम में एन ऐसे ऐसे एटम्स हैं, तो टोटल ये मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड यही हो गया। और इट इज अलोंग जेड एक्सिस। क्या किया मैंने, सबसे पहले एक ऑर्बिट का मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, इसके बाद जेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए और डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट के लिए एवरेजिंग किया, इसके बाद यूनिट वॉल्यूम में ऐसे ऐसे मोमेंट्स को कंसीडर किया। तो जेड एक्सिस से इनका झुकाव जो है वो रैंडम है, कोई कोई ऐसे है कोई ऐसे है कोई ऐसे है। तो आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, लेट मान लें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जनरल ओरिएंटेशन के लिए आर स्क्वायर होगा। अगर एटम का रेडियस ले तो एटम का रेडियस आर है, और ऑर्बिट जो है वो आउटर ऑर्बिट होता है, इसलिए आउटर ऑर्बिट का रेडियस और एटम का रेडियस ऑलमोस्ट एक ही हम लोग लेते हैं। तो ये एटम के लिए
और चूंकि सभी वैल्यूज इसके पॉसिबल हैं इसलिए इनके एवरेज वैल्यूज लिए जाएंगे। अब चूंकि एटम में सभी डायरेक्शंस इक्विवेलेंट है तो इसलिए ये सभी एवरेज वैल्यू इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर और 3 टाइम्स वाई स्क्वायर का एवरेज और 3 टाइम्स जेड स्क्वायर का एवरेज। 1 2 3 गुना यही आर स्क्वायर है, इसलिए 1 एक्स स्क्वायर का एवरेज। अगर हम लोग यहाँ पर आर स्क्वायर एटम वाले ऑर्बिट की बात करें तो ऑर्बिट का इक्वेशन यही है, तो इसका एवरेज का मतलब होगा एक्स स्क्वायर का एवरेज प्लस वाई स्क्वायर का एवरेज। और एक्स स्क्वायर का जो एवरेज है वो आर स्क्वायर बाई 3 है और वाई स्क्वायर का जो एवरेज है वो भी आर स्क्वायर बाई 3 है, सो इट इज 2 आर स्क्वायर बाई 3। So this is our 6th रिलेशन। अब इसको हम लोग यहाँ पर यूज करके और mz का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो दिस इज z कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर एंड दिस इज z कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो जिधर हम लोग फील्ड लगाए हैं उधर ही z एक्सिस सेलेक्ट करते हैं और उसके नॉर्मल डायरेक्शन में xy प्लेन है, तो z को क्वांटाइजेशन एक्सिस बाद में कहा जाता है। जिधर फील्ड लगाए उधर ही z मान लिया, तो bz का मतलब हो जाएगा z कंपोनेंट ऑफ b और m उसी लाइन पर होगा क्योंकि चेंज इन डेल्टा ओमेगा इसी लाइन पर हो रहा है, तो m वेक्टर भी इसी लाइन पर है। तो दो कोलिनियर वेक्टर हैं और एक का कंपोनेंट दूसरे का ऑपोजिट साइन का है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, ये मास है चार्ज का, इसका मास है, और n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये भी पॉजिटिव है, z भी एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों नंबर्स हैं, और ये r का स्क्वायर है, ये भी निगेटिव नहीं है। तो इसलिए इसका जो साइन है bz अगर हम प्लस मानते हैं तो mz माइनस में आएगा। इसका अर्थ है कि m इज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का एक इम्पॉर्टेंट फीचर था, इसको एक्सप्लेन करना था लेंगविन को, कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे जो अनमैग्नेटाइज्ड एटम है उस पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो उसमें जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन अप्लाइड फील्ड के अपोजिट होगा। तो ये यहाँ से कंक्लूजन निकल आया। वन ऑफ द रिजल्ट्स इज प्रूव्ड। नाउ वी प्रोसीड टुवर्ड्स काई। अब bz की जगह सिंपली हम लोग वैल्यू पुट करेंगे कि bz इज म्यू नॉट hz। म्यू नॉट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि ये सारे ऑर्बिट वाइज हम लोग सारा चीज़ कर रहे हैं और एक का फील्ड दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा है, तो मीडियम का आपस में इंटरेक्शन इंडिपेंडेंट डाइपोल्स होने के कारण नहीं है, नो म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो इसके कारण हम लोग वैक्यूम में सबको मान करके और bz लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ जब पुट करेंगे तो हमारे पास काई का रिलेशन आ जाएगा mz अपॉन hz माइनस q स्क्वायर अपॉन 6m एंड z r स्क्वायर एंड म्यू नॉट केवल यहाँ पर रह जाएगा क्योंकि ये साइज सिस्टम में ये रहता है म्यू नॉट, CGS रहेगा फिर म्यू नॉट गायब हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड काई। So susceptibility chi is negative because all these quantities are positive and minus sign is here, so chi is negative. दूसरा प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन हो गया, chi नेगेटिव होता है। यहाँ पर Q का स्क्वायर है तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका वैल्यू रखेंगे, तो इन सारे वैल्यूज को यूज करके और वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं एंड इट इज अबाउट 10 to the power -6 और डायमेंशन लेस
ये क्वांटिटी है, क्योंकि इसका एक ही यूनिट है, यूनिट भी नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है। वाटर के लिए 9.05 × 10⁻⁶, ये सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर फॉर मेटल्स, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से और आयोनाइजेशन नहीं हो तो जेड फिक्स्ड रहता है, तो उस हालत में काई डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, काई इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर T। सेमीकंडक्टर्स में जेड जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। जैसे अगर सेमीकंडक्टर को हम लोग गर्म कर दें तो उसमें और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उसके कारण जेड इंक्रीज करता है। तो जेड इंक्रीज करने से इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन यूजुअली जो कंडक्टर्स हैं और जो नॉर्मल चीज़ है, जो एक्स्ट्रा आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ाने से, तो उस हालत में जेड फिक्स्ड है और काई इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। दिस वाज प्रूव्ड बाय लेंजेविन्स थ्योरी। मॉडर्न वैल्यूज जो कैलकुलेट किए गए हैं वो लेंजेविन की थ्योरी के वैल्यू के काफ़ी एक्सपेरिमेंटली क्लोज हैं, इसलिए ये बहुत ही रिलेवेंट थ्योरी है।